पश्चिम बंगाल में जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है, यानी कि सेकेंड फेज की 142 सीटें, ये सीटें वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी एक तरह से कहें तो काफी ज्यादा मजबूत है। मुद्दे कौन कौन से यहां पर हैं और इस चुनाव में सबसे ज्यादा मतदाताओं के बीच में कौन सा मुद्दा हावी है जिसको लेकर बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, सब कुछ समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस स्टूडियो हमारे साथ में तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय कृष्णा राजनीतिक विश्लेषक, अशोक शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। अशोक सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, चूंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस बार चूंकि कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग हो रही है और चुनाव आयोग की तरफ से इतनी तैयारियां की गई, सीआरपीएफ को वहां पर तैनात किया गया, उसके बावजूद वहां पर छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ईवीएम मशीन पर टेप लगाया गया, कहीं पर हिंसा हुई और कहीं अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। ये हाल तब है जब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जिस प्रदेश की व्यवस्था पहले से बिगड़ी हुई होती है उसको एकदम से सही नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं इस चुनौतीपूर्वक जो कार्य था इसके लिए मैं चुनाव आयोग को बधाई देता हूँ। उन्होंने एक इस पूरे माहौल को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके कोई किसी तरह की जान की हानि नहीं होने दी। पिछले चुनाव में देखिए, इस चुनाव में देख ली कितना फर्क पड़ा है। लोगों को भय मुक्त बनाने में चुनाव आयोग ने पूरा पुरजोर प्रयास किया है। और रही बात इस तरह की वारदातों की, देखिए चुनाव के अंदर दोनों ग्रुप अग्रेसिव होते हैं, कुछ चीज़ें एकदम से हो जाती हैं, वो प्री प्लान्ड भी नहीं होती, कुछ बोलचाल किसी बात के माध्यम से हो जाती है, किसी तरह का हाथापाई हो जाती है, लेकिन वो बड़ी घटनाएं नहीं हुई। ये बहुत अच्छा संदेश है। देखिए, ऐसे राज्य में जहां पर प्रजातंत्र को बिल्कुल दबाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस तरह से देश में एक बंगाल का नाम खराब हो रहा था, उस माहौल को ठीक करने में केंद्र सरकार का और वहां के चुनाव आयोग का, आप हो सकता है ऐसा सोचते हो और जो कार्य आप ऐसा सोचते होंगे, करना है, मैं उसको सही मानता हूँ। सर आप सही मानते होंगे, लेकिन अभी भी बंगाल का बहुत बड़ा तबका है जो दीदी के समर्थन में है। इसलिए अगर हम जनता जनार्दन मानते हैं तो ये देखना होगा क्या निकल कर आता है। संजय राणा जी कहते हैं कि अगर एसआईआर का गणित ठीक बैठ गया, सटीक, तो बीजेपी सरकार बना लेगी, और अगर एसआईआर का डर ठीक बैठ गया तो टीएमसी सरकार बना लेगी। देखिए, एक बार संजय राणा जी से, आप संजय राणा जी। संजय सर तक शायद आवाज नहीं जा रही है, उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पास आते हैं सर अशोक जी। जिस तरह से एसआईआर को लेकर इस बार बहुत बड़ा मुद्दा एसआईआर को लेकर बनाया गया ममता बनर्जी की तरफ से कि अगर उनकी हार होती है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होगी और एसआईआर पर होगी, ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। एसआईआर ठीक हुआ। देखिए, वो जरूरी नहीं है कि मुस्लिम्स वर्ग की वोट कटी हैं, उसमें हिंदुत्व की वोट भी गई हैं। जिन लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जो लोग अपनी प्रस्तुति वहां नहीं प्रस्तुत कर पाए, उन लोगों का वोट कटा है। देखिए, उसमें कोई जाति विशेष का कोई वोट नहीं कटा, ना ही किसी को पर्सनलाइज काटा गया, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो आपको रोकना चाहेंगे अशोक सर। अदिति, आप तो ग्राउंड पे गई थी, काफी दिन तक आप वहां पर रही, लोगों से बातचीत की, जिन लोगों का नाम कटा है एसआईआर के जरिए लिस्ट से, वोटिंग लिस्ट से, ऐसे कई लोग मिले आपको? बिल्कुल मिले, लेकिन बहुत क्लीन थी लिस्ट। जैसे मैं एक गोलगप्पे वाले से विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर मिली, मैंने उनसे, बिहार के थे वो, और लगभग वो 40 साल 35 साल पहले आ चुके थे, पिताजी आए थे फिर वो। तो उन्होंने कहा कि भले ही उनका थोड़ा सा टिल्ट था टीएमसी की तरफ, पर्टिकुलरली देवाशीष जो कि वहाँ के विधायक हैं उनकी तरफ था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा वोट इसलिए कटा क्योंकि मैंने इस बार बिहार जाके वोट किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि वोट जानबूझ के काट दिया। हाँ, कुछ दूसरे तबके के लोग मिले, मुस्लिम समाज के वोट मिले, जिनका ये विरोध था कि हमारा काट दिया, या इस बार नहीं देंगे तो अगली बार नहीं देने दिया जाएगा, हमको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिस भय का मैं जिक्र कर रही हूँ। बहुत सारे एनसीआर के लोग गए हैं कि दीदी ने कहा है कि इस बार अगर वोट नहीं दोगे तो अगली बार तुम्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मेजोरिटी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई हमारे पिताजी नहीं रहे, उनका वोट कट गया, माताजी नहीं रही, चाची जी नहीं रही, और मेरा इसलिए कटा है क्योंकि मैं बिहार में वोट कर, यानी कि जो पढ़ा लिखा तबका है अदिति, उसको समझ में आ रहा है कि क्यों मेरा वोट कटा है। बाकी जो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरा वोटर लिस्ट से मेरा नाम क्यों कट गया, उन्हें एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। दिनेश सर, आपके पास आना चाहेंगे।
मतवा समुदाय अच्छी खासी तादाद है पश्चिम बंगाल में उनकी, और बीजेपी के एक सांसद भी हैं मतवा समुदाय से आती हैं। जब एसआईआर हुआ तो मतवा समुदाय के लोगों का भी नाम कटा और अच्छी खासी तादाद में नाम कटा। ये एक बड़ा मुद्दा भी बना। बीजेपी का सपोर्टर रहा है मतवा समुदाय। साथ ही साथ इस बार क्या मतवा समुदाय बीजेपी से छिटक सकता है अगर नाम कटे हैं एसआईआर के जरिए मतवा समुदाय के लोगों के? धीरेन्द्र जी, देखिए एक बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न किया। ये जैसे कि पहले मैंने बताया था कि मतलब एम फैक्टर बड़ा काम करेगा। एम फैक्टर में जैसे कि मुस्लिम और महिला, उसके साथ में मतुआ जो है वो फैक्टर भी बहुत बड़ा काम करेगा। बहुत फैक्टर पॉजिटिव में काम करेगा भाजपा के लिए। इसको नरेशन बनाने की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये कहीं ना कहीं जो टीएमसी को ये फायदेमंद रहेगा क्योंकि टीएमसी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। शांतनु ठाकुर जो है उनको एक तरह से केंद्र मंत्री बनाया गया। उससे सीधा मैसेज ये था कि मतुआ समाज के साथ में भाजपा पूरे तरीके से खड़ी हुई है और उनके ट्रेडिशंस को, उनके रिचुअल्स को और उनके धार्मिक जो मान्यता जो है उनके तरफ, उनके साथ में पूरी तरीके से मतलब कि एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा देगी उनको मान्यता देने में। और उसके साथ साथ में मतलब स्पेशल एम्पावर्ड कमेटी जो है वो बनाई गई कि स्पीड अप करने के लिए, कि जैसे कि उनकी जो एप्लीकेशन है उनको तेज जितने जल्दी स्पीड अप होकर के और उनको दिया जाए। और कुछ का अभी इलेक्शन प्रोसेस के बीच में, जैसे अभी जो सेकंड फेज है उसमें वोट दे पाएँ, इसके लिए उनको मतलब जैसे जो कार्ड देना कुछ देना वो भी मतलब करने का स्पेशल जो है तरीके से उसमें स्पीड अप करके वो किया गया था। और आगे एप्लीकेशन जो उनकी तरफ से और जो मूव की गई है उसके लिए स्पेशल कैंप्स लगाने काम और उनको जो मदद हो सकती है उसका पूरे तरीके से आश्वासन स्वयं पीएम मोदी तक ने दिया था। तो इसलिए इस चीज को लेकर के वो चीज ही बिल्कुल नल एंड वाइड होती कि एग्जिस्ट नहीं करती। जिक्र किया था कि उनको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल अपनी रैलियों में जी। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि मतवा समुदाय इस बार क्या करता है, क्या बीजेपी को सपोर्ट अपना बनाए रखता है या फिर छटकता है, तो नुकसान भी होगा बीजेपी को। संजय सर भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय सर, पहले तो आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। संजय सर, क्या कुछ देख पा रहे हैं? 65% के आसपास मतदान हुआ है और अगर इस सेकंड फेज की बात की जाए तो 142 सीटों में से लगभग पिछली विधानसभा चुनाव में 123 सीटों के आसपास टीएमसी जीती थी, 18 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। इस बार क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो फेज 2 है ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंजिंग फेज है, क्योंकि उन्होंने 18 सीट पाई थी और टीएमसी का जो गढ़ है इसको कह सकते हैं 123 सीट उन्होंने पाया था पिछले चुनाव में, उसको अपने गढ़ को संभाल के रखना उनके लिए चैलेंज है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है कि 18 से कैसे बढ़कर बढ़ा जाए। देखिए, ऐसा है कि जो भी अभी तक चुनाव हुए, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से वोटिंग पैटर्न चल रहा है, तो नो डाउट ये समझ में तो आ रहा है कि लोगों का उत्साह है, लोगों का उत्साह वोटिंग में है। लोग कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। बाहर इसलिए निकल पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, जिस तरह से न्याय व्यवस्था में बनाई गई है, कानून व्यवस्था को ठीक किया गया, चीफ सेक्रेटरी को चेंज किया गया है, तो कहीं ना कहीं चीजों समीकरण जमीन पे भी दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने बोला था कहीं पे छिटपुट घटनाएं होती। देखिए, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि वहां पे खूनी रंजिश होती थी और चुनाव में खून ना बहे, समझ लीजिए चुनाव नहीं हुआ। तो वहां पे छुटपुट घटनाएं जैसे हो गया कि आपके हाथ में खरोच लग गया है जहां आपको गोली लगती थी, इतना डिफरेंस हो गया। तो कहीं ना कहीं चुनाव जो हो रहा है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमसी के लिए तो था ही, उनका गढ़ है, क्योंकि 7 डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सबको पता है कि उनका रुझान किस तरफ होता है, तो रुझान को देखते हुए भी कहीं ना कहीं अच्छा, मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं संजय सर, हुमायूं कबीर की बात कर लेते हैं। हुमायूं कबीर एआईएम के साथ में अलग अपना गठबंधन बनाकर चल रहे हैं, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं टीएमसी को होगा इस गढ़ में जहां पर सेकंड फेज में मतदान हो रहा है। देखिए, नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है, 4 से 5% का वोट ओबियसली कटेगा, लेकिन प्लीज समझिए, मुसलमान ऐसे वोटिंग नहीं करता है कि मुसलमान अगर एआईएम के साथ हो गया या हुमायूं कबीर साहब आ गए तो कर देगा। उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, उसकी जो सोच होती है अलग होती है। वो सोच क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम एकजुट होकर वोट कर रहा है, इसमें कोई शक तो ही नहीं है। आपको पता है कि पिछला जो फेज 1 हुआ था, फेज 1 में जहां पे भी बम्पर वोटी 90 प्लस परसेंटेज वाली है, वो सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। हुमायूं कबीर ने भी चंदा इकट्ठा किया था बाबरी मस्जिद के लिए। कितना चंदा इकट्ठा हुआ था पता चल आपको? और कितने लोग इकट्ठा हुए थे? तो क्या मतलब कोई थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे टीएमसी को? नहीं, देखिए, चंदा इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठा करना अलग होता है, लेकिन चुनाव में क्या हुमायूं कबीर हरा पाएंगे टीएमसी को? मुसलमान ही देख रहा है। हराने की बात ही नहीं है, हराने फाइट तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में, नुकसान तो होगा कुछ ना कुछ सीटों पर। हाँ बिल्कुल, वही तो बोले, नुकसान तो बिल्कुल होगा। तो फिर इसका ये भी मतलब है, आपकी बात का ये भी मतलब निकालें कि पूरा हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पास आ रहा है।
देखिए यही डिफरेंस है हिंदू वोटर और मुस्लिम वोटर में। मुस्लिम वोटर अलग पैटर्न में वोटिंग करता है, हिंदू वोटर 65-35 का फर्क है सर। अगर हिंदू कंसोलिडेट हो गया, जिसकी कोशिश नहीं बीजेपी कर हिंदू रही कभी है। कंसोलिडेट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हिंदू किसके लिए वोट करता है? अपनी जाति के लिए वोट करता है। हिंदू किसके लिए वोट करता है? अपनी विचारधारा के लिए वोट करता है। हिंदू किसके लिए वोट करता है? अपने क्षेत्र के लिए करता है, अपनी संस्कृति के लिए करता है। वो बटा हुआ है। मुस्लिम कभी भी ऐसे वोटिंग नहीं करता, वो अपनी हाँ, इसको बेहतर तरीके से मैं आगे बढ़ूंगी। इसको बेहतर तरीके से शायद ऐसे कहा जा सकता है कि अर्बन वर्सेस रूरल और हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। तो वो अर्बन रूरल वाला फर्क आप बता रहे हैं। अर्बन मिडिल क्लास हिंदू पूरा का पूरा बीजेपी के साथ जा रहा है, और शायद यही स्ट्रेंथ है कोलकाता की 17 सीटें और इस सेकंड फेज में बीजेपी की। देखिए, अगर बात किया जाए वेस्ट बंगाल की, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे बोला जाता है हिंदुस्तान में कि अर्बन लोगों की पार्टी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में रूरल से स्टार्ट हुई थी। रूरल लोगों की पार्टी अब धीरे धीरे अर्बन में आ रही है, यानी शहरी क्षेत्र में आ रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा 2016 के चुनाव हो, चाहे किसके हो, चाहे अभी जो हो रहे हैं, उस पर वोटिंग पैटर्न में चेंजेस आए हैं। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया और बंगाल में काफी अंतर होता है, और दोनों के वोटिंग करने का तरीका अलग है। बंगाल की जनता की सोच अलग है। वो हिंदुत्व पे नहीं करती, वो अस्मिता पे बात करती है, अपने बंगाली कल्चर में बात करती है, अपनी बंगाली मानुस की बात करती है। अस्मिता तो सर उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन आरजीकर केस हुआ था, और अभी तक भी सारे लोगों को, एक व्यक्ति को सजा दिलाने का मतलब ये नहीं है कि आरजीकर वाली उस डॉक्टर को इंसाफ मिल गया हो। अशोक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, आप जैसा कह रहे हैं, ये जो आरजीकर की जो बच्ची थी, उनकी माताजी को जो चुनाव बीजेपी ने लड़ाया, इसको स्ट्रैटेजी की तरह देखते हैं, श्रद्धांजलि की तरह देखते हैं, और इसका इम्पैक्ट कितना देखते हैं? देखिए, जो घटना आरजीकर के साथ हुई थी वो एक बड़ी दर्दनाक घटना थी। उससे सारा देश हिल गया था। बंगाल की अस्मिता का सवाल था, और कहीं ना कहीं वो नारी शक्ति में जो डर पैदा होता है, ऐसी घटनाओं से नारी शक्ति अंदर से टूट जाती है, और ये देश का दुर्भाग्य है। इस तरह की घटनाएं होना, ये हमारे लिए बड़ी घातक सिद्ध होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना कि रात को 8 बजे के बाद घर से मत निकलें। देखिए, ऐसा नहीं होता। कामकाजी महिला, स्टूडेंट कहीं तो बाहर निकलेंगे। ऐसा तो कहीं बैन नहीं लगाना चाहिए कि आप 8 बजे के बाद बाहर ना निकलें। ऐसा कहाँ ठीक है? कांग्रेस होती तो उन्नाव की घटना, उत्तर प्रदेश की कई घटना, तमाम तरीके का जिक्र आता। महिला तो पश्चिम बंगाल हो या कोई दूसरा राज्य हो, पूरी तरह से सुरक्षित है ये भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, आपने क्वेश्चन किया कि क्या उसकी माता को टिकट देना क्या सही है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को सहायता करना, जिन लोगों के ऊपर ऐसी त्रासदी हुई है, बिल्कुल मैं तो कहता हूं उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। बीजेपी ने अच्छा कार्य किया। यही तो ये विपक्ष का दोहरा चरित्र यहाँ पर उजागर होता है। जहां बीजेपी का शासन है, वहां अगर कोई ऐसी घटना होती है तो विपक्ष वहां पर खूब नारेबाजी करता है, रैलियां करता है, मिलने पहुंच जाता है। और पश्चिम बंगाल में जब इस तरह की घटना हुई तो विपक्ष कहां था, कांग्रेस कहां थी? यही सवाल है ना। वोटिंग परसेंटेज आएंगे सर आपके पास। वोटिंग परसेंटेज आ गया 3 बजे तक। अब तक कौन कौन से मतदान केंद्रों पर कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो करीब 78.68% 3 बजे तक मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा है। माना जा रहा है कि जितना लगभग फर्स्ट फेज में मतदान हुआ था, उतना ही लगभग सेकेंड फेज में मतदान हो सकता है, क्योंकि 3 बज चुके हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होगा, और अगर यही मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा तो हो सकता है कि 80-90 के बीच आसपास वहां तक मतदान का प्रतिशत पहुंचा देती। बिल्कुल 100% 85-90 के पास जाने वाला है। 90 से ऊपर ये होगा, इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी 3 घंटे और बाकी हैं। धीरे उत्तर 24 परगना की बात करें, दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर करीब 77% के आसपास मतदान हुआ है। कोलकाता में दोपहर 3 बजे तक 78% वोटिंग हुई है। कोलकाता दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर 3 बजे तक 75% के आसपास वोटिंग हुई है। दक्षिण 24 परगना की बात करें तो यहाँ पर 3 बजे तक 76% के आसपास मतदान हुआ है। और सबसे ज्यादा नदिया में दोपहर 3 बजे तक करीब 80% के आसपास मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पूर्वी वर्धमान में करीब दोपहर 3 बजे तक 83% के आसपास मतदान हुआ। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार भी जो वोटर्स हैं वो अच्छी खासी तादाद में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं।